नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज के इस भाग में पिछली वीडियो का दूसरा भाग यानी कि सैंक्शनिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं किसी भी लोन की फाइल में। जब भी एज अ क्लाइंट हम कोई फाइल या कभी लोन लेने जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बैंक या एनबीएफसीज को, और वो उसका अन्वेषण, उसका पूरा प्रोसेस, उसकी पूरी मालूमात करने के बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसके हिसाब से आपको लोन देते हैं। लेकिन एक्चुअली में एक क्लाइंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपकी वो फाइल आपके हाथ से जाने के बाद किन किन प्रक्रियाओं से, किन किन प्रोसेस से गुजरती है। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यही है कि आप एक ग्राहक होने के नाते, एक क्लाइंट होने के नाते आप वो सारी प्रोसेस को जान सकें, समझ सकें जो आपकी फाइल सबमिशन के बाद होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बैंकिंग सेक्टर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो वो इस फील्ड में नए हैं, ताकि उन्हें एक प्रोसेस समझ में आ सके कि बैंकिंग की एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है एक लोन की फाइल में। पिछली वीडियो में हमने जानकारी एकत्रित करी कि किस तरीके से एक फाइल को प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी एकत्रित करेंगे इसके दूसरे भाग में कि सैंक्शनिंग की क्या क्या प्रोसेस है, सैंक्शनिंग से पहले और सैंक्शनिंग के बाद में किस तरीके से एक फाइल को प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि आओ आज कुछ नया सीखो में सैंक्शनिंग की प्रक्रिया क्या होती है किसी भी लोन की फाइल में। स्लाइड पे चलने से पहले एक और निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की रोचक जानकारी और कंटेंट समय पे मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो आ गए हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से हमारी सैंक्शनिंग का जो प्रोसेस है जब हम फाइल सबमिट कर लेते हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपने जानकारी एकत्रित करी कि हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन, सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट 3 भागों की चर्चा करनी थी। लॉगिन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे सैंक्शनिंग से रिलेटेड। तो आप हम चलते हैं सैंक्शनिंग पार्ट की तरफ। हमने पिछले भाग में जो चर्चा करी थी वो लॉगिन, प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन की थी, यानी कि हम रेफर टू पीडी तक पहुंच गए थे कि जब हमारे केस में सारी इवैल्यूएशंस जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सबमिशन हो जाती हैं, उसके बाद हमारे केस को रेफर टू पीडी यानी पर्सनल डिस्कशन के लिए रेफर कर दिया जाता है। जब हम पर्सनल डिस्कशन यानी पीडी के लिए रेफर करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसी की चर्चा आज के इस भाग में है। तो सैंक्शनिंग की प्रोसेस के बाद हम सबसे पहले चलते हैं जो हमारा पिछला जो हमारा पॉइंट था कि केस हमारा पीडी यानी कि पर्सनल डिस्कशन पे पहुंच जाता है। पर्सनल डिस्कशन पे जब कोई केस पे पीडी होती है तो एक क्रेडिट मैनेजर जो सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के पर्सन होते हैं वो आपके प्रमाइसेस पे आते हैं, या कुछ केसेस में आपको उस बैंक, उस एनबीएफसी में या उस दफ्तर में बुलाया जाता है। कुछ नियमबद्ध कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने प्रोड्यूस किए, उनके साथ भी बुलाया जा सकता है या आपको बिना डॉक्यूमेंट्स के भी बुलाया जा सकता है। ये उस लेंडर की, उस बैंक और एनबीएफसीज की अपनी सोल डिस्क्रिशन होती है। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस करे हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ आपको बुलाया जा सकता है। पर्सनल डिस्कशन में जो बेसिक जानकारियां होती हैं आपके बारे में पूछा जाता है कि आप क्यों लोन लेना चाहते हैं, और इसके बारे में विस्तृत आपसे ब्यौरा मांगा जाता है, जो आपका काम है, जो आपकी जॉब है, आप कब से कर रहे हैं, और फ्यूचर में आपको इस अमाउंट से, इस लोन से जो आप एंड यूज यानी कि उस पैसे का जो आप प्रयोग करना चाहते हैं वो क्या है। देखिए, आज के ज़माने में जब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से सख्त निर्देश हैं, तो किसी भी लोन का एंड यूज मॉनिटर करना हर एक उस लेंडर की जिम्मेदारी है जो वो पैसे कस्टमर को देता है। तो यहाँ पे जो आपको लोन दे रहा है या जो फैसिलिटी प्रोवाइडर है आपका, वो पूरी समीक्षा करता है, रिव्यू करता है कि आपको जो लोन दिया जा रहा है उसका एंड यूज जेन्युइन है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नहीं है, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं लग रहा है या किसी ऐसे कार्य में नहीं लग रहा जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के लिए ठीक ना हो। यहाँ पे पर्सनल डिस्कशन के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो आता है पोस्ट पीडी क्वेरीज का, यानी कि जब आपकी पीडी पर्सनल डिस्कशन हो जाता है उस पर्सनल डिस्कशन के बेसिस पे आपसे पीपीक्यू यानी पोस्ट पीडी क्वेरीज मांगी जा सकती हैं कि आप कुछ और डॉक्यूमेंट्स बैंक को या एनबीएफसीज को या जो वो संस्था है जो आपको लोन दे रही है उसे प्रोवाइड किए जाए। अगर वो उस केस में आपने सारी उनको संतुष्टि मिल जाती है कि आपके जो भी सवाल जवाब थे। देखिए, ये पीडी जो है ये कोई एक इंटेरोगेशन नहीं समझे आप इसे एक समझ लीजिए कि जैसे आप
एक रिलेशनशिप में जाते हैं, कोई नया आप पड़ोसी आता है, या जब आप किसी के घर पहली बार खाने पे भी जाते हैं, तो वो आपसे कुछ जानकारियाँ, आपका पड़ोसी भी आपसे पूछते हैं आप कब रह रहे हैं क्या, ताकि एक दूसरे के बारे में परस्पर जानकारियाँ एकत्रित की जा सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकर को ही अधिकार है आपसे पूछने का, आप भी उस बैंकर से, उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप मुझे लोन दे रहे हैं, आपके क्या क्या कंडीशंस हैं, आप किस तरीके से आगे फ्यूचर में, आपके हैप्पी क्लाइंटेल कौन सी है, आप किस तरीके से इन इंक्वायरीज जो आपके फ्यूचर में आने वाली कोई अगर आपकी समस्याएं हैं तो उनके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक पारदर्शिता होनी चाहिए पर्सनल डिस्कशन में। इसको आप किसी भी तरीके से प्रेशराइज होके ना लें कि वो क्या पूछेगा, वो किस तरीके के सवाल पूछ सकता है। देखिए आज के टाइम में हर कोई इतना बड़ा कोई एरिस्टोक्रेट नहीं है, या कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेट नहीं है, या कोई इस तरीके की, आज की अगर कोई लोन लेने जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके फाइनेंशियल्स कम हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं जिसके लिए वो बैंक से लोन लेने जा रहा है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल निष्पक्ष अपने सवालों का जवाब दीजिए जो आपसे पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस धारणा को मन से निकाल दीजिए कि पर्सनल डिस्कशन में एक तरीके का कोई इंटरव्यू है जिसमें फेल हो सकते हैं, क्या हो सकता है। देखिए जो लेंडर है, जो बैंक, जो एनबीएफसीज है, वो आपको पैसा दे रहा है। आज के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा ही होता है। जो वो आपको आपके कागजों के बेस पे आपकी प्रॉपर्टी को रख के दे रहा है, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, वो गलत कामों में भी जा सकता है। आप सही हैं लेकिन आपके चेहरे के पीछे कुछ गलत चेहरे होते हैं जो पहचान में नहीं आते। तो आप के साथ, आप तो अच्छे हैं लेकिन आपके चेहरे के पीछे अगर कोई बुरा चेहरा उस समय बैंक से पैसा ले गया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो हर एक क्लाइंट से एक तरीके के एक जेनेटिक सवाल होते हैं जिनके जवाब आपसे वो मांगते हैं। इसमें प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल निर्भीक होकर कर सकते हैं। और उसके बाद सीपीवी रिव्यू, यानी कि जो क्रेडिट पॉइंट वेरिफिकेशन, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि सीपीवी क्या होता है, उसका रिव्यू किया जाता है। जब पीडी हो जाती है उसके बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जब आप वो भी दे देते हैं, उसके बाद जो सीपीवी हुई है, यानी कि जो आपकी टीवीआर, एफआई, आरसीयू, कैम, इन सारी चीज़ों की जानकारी पुनः से रिव्यू की जाती है, पुनरावृत्ति की जाती है। कई बार होता है कि इन सारी प्रक्रियाओं को यहाँ तक पहुँचने में 10 से 15 दिन या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है। तो ये सारी सीपीवी 15 दिन तक के लिए वैलिड होती है, ये दोबारा से की जाती है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट डिसबर्समेंट के टाइम पे 15 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। कुछ जगह पे ये 1 महीना भी है, 30 दिन तक की रिपोर्ट्स वैलिड होती हैं, कुछ जगह 45 दिन की भी होती हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्ट टेनर है वो कि 15 दिन तक की रिपोर्ट कई जगह मानी जाती है। उससे ज़्यादा पुरानी होते ही वो सारी रिपोर्ट्स दोबारा से इनिशिएट की जाती हैं। तो कई कस्टमर्स को लगता है कि भाई हमारे पास बार बार चक्कर लग रहा है बैंकों की तरफ से। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई रिपोर्ट अगर 15 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं चल सकती और पूरे प्रोसेस में अगर अनफॉर्चुनेटली टाइम लग गया है, तो बैंक डिसबर्समेंट से पहले वो प्रोसेस पूरा करेगा, अदरवाइज वो ऑडिट में फंस जाएगा या वो प्रोसेस पूरा ब्रीच हो जाएगा जो आरबीआई और बैंक पूरा निर्धारित करते हैं। सीपीवी रिव्यू में जैसा मैंने बताया कि पहले टीवीआर का रिव्यू होता है, उसके बाद एफआई का रिव्यू होता है, इसके बाद आरसीयू की जो रिपोर्ट होती है उनका रिव्यू किया जाता है, और उसके बाद लीगल रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट का भी रिव्यू होता है। ये सारी चीज़ों का रिव्यू करने के बाद कैम के दोबारा से रिव्यू एक तरीके से पूरा अन्वेषण करने के बाद, उसको पूरा जांचने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस जाता है वो जाता है फाइनल कैम प्रिपरेशन पे। देखिए हमने एक बार पहले कैम प्रिपरेशन कर लिया था जो हमारा पीडी से पहले बना था, लेकिन अब जो कैम बनता है वो फाइनल होता है। इन सारी रिपोर्ट्स के बाद अगर कोई इसमें जानकारी कम रह जाती है या कोई नई जानकारी जुड़ जाती है, उसके बेसिस पे और इन रिपोर्ट्स के आने के बाद एक फाइनल कैम की प्रिपरेशन की जाती है। इसमें लोन अमाउंट कम भी हो सकता है, इसमें लोन अमाउंट बढ़ भी सकता है, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। तो फाइनल कैम प्रिपरेशन यहाँ पे फिर से की जाती है, फिर से आपकी एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। सारी चीज़ों को करने के बाद अब यहाँ पे आता है सेंड फॉर अप्रूवल, यानी कि जब हमारा फाइनल कैम बन जाता है, अब वो एलिजिबिलिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है ये तो कंडीशन टू कंडीशन निर्भर करेगा, लेकिन यहाँ पे सेंड टू अप्रूवल यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, देखिए बैंक में एक ही अथॉरिटी नहीं है, वो कई अथॉरिटीज़, कई लेयर होती हैं जिनसे ये अप्रूवल आने होते हैं, लोन के फाइल के अप्रूवल के। तो आपके ज़रूरी नहीं है जिन्हें आपने फाइल दी है वही फाइनल अथॉरिटीज़ हों, उनके ऊपर भी बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, लेवल होते हैं जिनकी तरफ से अप्रूवल्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स होते हैं। कलेक्शन का भी इसमें अप्रूवल होता है कि कल को अगर ईएमआई बाउंस होती है, वो कस्टमर पैसे नहीं देते, तो कलेक्शन टीम ही जाती है, उनकी तरफ से भी कई जगह पे कई लैंडर्स अप्रूवल लेते हैं डिसबर्समेंट से पहले कि क्या ऐसे क्लाइंट को फंड करना चाहिए इस प्रोफाइल पे
इस तरीके के पोर्टफोलियो पे, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस होता है कलेक्शन वालों का। वो कहते हैं नहीं, इस तरीके के जो क्लाइंट होते हैं, इस तरीके से व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, या इस इलाका तो मैं नहीं कह सकता, कुछ नेगेटिव्स इलाके होते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री निकाली जाती है। देखिए, नेगेटिव आपने एरिया सुना होगा, नेगेटिव प्रोफाइल आपने सुना होगा, जैसे बैंक जिनको लोन नहीं देते, मैं उन्हें नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। नेगेटिव का मतलब हो गया कि वो उनके लिए रिस्की प्रोफाइल है, राइट। वो पिछले हिस्ट्री में उन कस्टमर्स को फंड कर चुके होंगे, उनका पुराना एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसका डाटा हर कोई बैंक और एनबीएफसी कलेक्ट करता है। और उस बेसिस पे अगर उन प्रोफाइल के लोगों ने या उस एक इलाके ने कुछ ज़्यादा संख्या में लोगों ने अगर ईएमआई ब्रीच करी है, नहीं दी है, तो बैंक उस इलाके को नेगेटिव भी कर सकता है। या फिर जहाँ से उसे लगे कि यहाँ से अगर ईएमआई बाउंस हुई तो इस इलाके से ईएमआई कलेक्शन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे इलाके में भी बैंक फंड नहीं करता। अब वो कई कारण हो सकते हैं जिसको मैं ओपन अभी करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये बैंक का सोल डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पे सारे अप्रूवल्स एकत्रित किए जाते हैं आरसीयू टीम से, लीगल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, एफआई, टीवीआर, इन फाइनल कैम, और ये सारे अप्रूवल्स फिर सेंड फॉर अप्रूवल भेज दिए जाते हैं हायर अथॉरिटीज़ को फाइनल अप्रूवल के लिए। और फाइनल अप्रूवल के बाद हमारे पास अप्रूवल फॉर सैंक्शनिंग आता है, यानी कि अप्रूव फॉर सैंक्शन हो जाता है। जब ये सारे अप्रूवल हमारे पास आ जाते हैं तो वो फाइल सैंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि आपका सैंक्शन लेटर पब्लिश हो जाता है। अप्रूव फॉर सैंक्शनिंग यानी कि आपका एक सैंक्शन लेटर निकल जाता है जिसमें आपका लोन अमाउंट, टर्म्स, कंडीशन सब कुछ लिखा रहता है, जो आप सभी लोग जानते हैं कि सैंक्शन लेटर क्या होता है। तो ये सैंक्शनिंग की पूरी प्रोसेस थी यहाँ तक आने के लिए, यानी कि लॉगिन के बाद, पीडी होने के बाद सीपीवी रिव्यू किया जाता है। अब आपने यहाँ पे देखा कि लॉगिन के बाद ये सारा प्रोसेस जो टीवीआर, एफआई, आरसीयू, लीगल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट तो कर ही लिया था, तो बैंक लेकिन दूसरी बार फिर से ये सारा प्रोसेस रिव्यू करता है। कहीं पे कोई कमी रह जाती है तो उसे ठीक किया जाता है। फाइनल कैंप प्रिपरेशन दोबारा से किया जाता है कस्टमर से मिलने के बाद, और अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो फिर वो सेंड फॉर अप्रूवल फॉर हायर अथॉरिटीज भेज दिया जाता है। और जब हायर अथॉरिटीज उस सारी रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, उनको भी उतना ही टाइम लगता है। देखिए, उनके पास अगर कोई फाइल आती है, उस फाइल को पूरा रिव्यू करने के बाद, उसकी एक एक चीज़ को जांचने के बाद फिर वो उसको अप्रूवल दे देते हैं। इसमें 1 से 2 दिन का टाइम भी लग सकता है, कभी कभी 3 दिन का भी टाइम लग जाता है। तो अप्रूव फॉर सैंक्शनिंग का मतलब है कि आपका केस सैंक्शन हो गया, आप सैंक्शन लेटर, आपका लोन डॉक्यूमेंट निकल जाता है। तो यहाँ तक सैंक्शनिंग का प्रोसेस है कि किस तरीके से लॉगिन पीडी के बाद, लॉगिन के बाद आप कह सकते हैं कि सैंक्शनिंग आएगी। पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पे पीडी से लेकर के जब हम पर्सनल डिस्कशन करते हैं तब से लेकर के सैंक्शनिंग तक की पूरी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो ये वो जानकारियां थी जो मैं आज आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ, जिसमें पूरी प्रक्रिया को समझाया गया था कि सैंक्शनिंग, प्री सैंक्शनिंग और पोस्ट सैंक्शनिंग किस किस तरीके से फाइल को प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, सैंक्शन किस तरीके से किया जाता है। बेसिकली पोस्ट सैंक्शनिंग की प्रक्रिया डिस्बर्समेंट में मैं आपके साथ चर्चा में लेके आऊँगा, जो कि अगली वीडियो का एक भाग है। आज की इस वीडियो में जो चर्चा हमने करी वो बेसिकली आपकी सैंक्शनिंग किस तरीके से की जाती है उसको देखी थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक विषय है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आगे लोगों तक ये बात और जानकारी पहुंचती रहे। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिसबर्समेंट में हम लोग प्रोसेस करते हैं। सैंक्शनिंग के बाद किस तरीके से डिसबर्समेंट प्रोसेस किया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि डिसबर्समेंट सैंक्शन हो गया तो लोन हो ही गया, तब भी एक फाइल को काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो चैनल पर बने रहिए और अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे डिसबर्समेंट के पूरे प्रोसेस को लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।